नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर्स हम लोग डेली करेंगे। और करंट अफेयर्स मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ाऊंगा और सारी चीजें आपको यहीं पे याद होगी, इस चीज की प्रॉमिस है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो करंट पढ़ाऊंगा, करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कराऊंगा, करंट के साथ स्टैटिक भी कराऊंगा। ठीक है, स्टैटिक्स भी कराऊंगा ताकि आपकी स्टैटिक्स के जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी आपसे गलत ना हो किसी भी प्रकार से। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और बिना समय व्यर्थ किए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहली आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन कहां किया गया? चेन्नई, भोपाल, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी। तो हाल ही में पहली आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन कहां पे किया गया है? चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए, हमें समझना है आसियान के बारे में थोड़ा सा समझना है। फिर आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन किया जो गया था, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। देखो, आसियान में हमें याद रखना है, इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। वैसे 8 अगस्त 1967 को की गई थी। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 8 अगस्त 1967 को कहां पे की गई थी, इस बात को भी याद रखना। इसकी स्थापना थाईलैंड में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय अलग जगह पे, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कहां पे? थाईलैंड में की गई थी। ये पॉइंट अभी आपको ध्यान रखना है। कहां पे की गई थी? थाईलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका मुख्यालय कहां है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहां? जकार्ता। और ये जकार्ता कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। कहां पे पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना। अब देखें, आसियान में वर्तमान में कुल कितनी कंट्री है? पहले इसमें याद रखिएगा कितनी थी? 10 कंट्री हुआ करती थी। इसमें कितनी कंट्री हुआ करती थी? 10 कंट्री। लेकिन अभी 1 साल पहले कौन सी कंट्री जुड़ी है? एक और जुड़ गई है, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब वर्तमान में आसियान में कुल कितनी कंट्री है? 11 देश हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, ये पूछा जाता है कि निम्न में से आसियान में कौन, आसियान, क्योंकि आसियान आपके टॉपिक में भी है, आसियान आपके टॉपिक में भी है, सिलेबस में भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको यहां पे सदस्य देशों को याद करके रखना पड़ेगा। अब यहां पे जो सदस्य देश हैं, इनके लिए थोड़ा सा टेक्निक है। आप अगर ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन टेक्निक से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहां पे याद रखिए 10 के वैसे 11वां देश तो आपने तिमोर लेस्ते याद ही कर लिया। 10 देश और कौन से हैं? तो इसके लिए एक टेक्निक है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब बाकी अभी मैं आपको याद करवाता हूं। बिमला, ब्रश और कप थमाई। ठीक है, बिमला क्या? ब्रश और कप थमाई, इस चीज को याद रखना। जैसे ऐसे समझो कि बिमला वाइफ है और वो क्या कर रही है, जब सुबह आप जगते हो तो आपको ब्रश और कप थमाती है, ऐसा याद रखना। तब बी से याद रखना वियतनाम। बी से क्या याद रखोगे? ऐसे याद रखना है, नोट्स जरूर बनाना है, ध्यान रखिए। वियतनाम, वियतनाम। मां से याद रखिएगा मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। ला से याद रखिएगा लाओस, लाओस। ठीक है, ब्रा से याद रखिएगा ब्रुनेई, ब्रुनेई। सा से याद रखिएगा सिंगापुर। ठीक है, का से याद रखिएगा कंबोडिया, कंबोडिया। फा से याद रखिएगा फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, था से याद रखिएगा थाईलैंड, थाईलैंड। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है।
माँ से याद रखिएगा, यहां पे म्यांमार याद रखना, मालदीव गलती से भी मत कर दीजिएगा, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। ई से याद रखिएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। आज हमारा आपसे पहला दिन मुलाकात है, आप चिंता मत करिएगा, हम आपको सारी की सारी चीज याद कराएंगे, ठीक है, और सारी की सारी चीज आपसे बनेगी भी, इस बात की भी गारंटी लेता हूं। बस आपको थोड़ा सा हमें 1-2 दिन में आपको समझने लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, हम एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाल ही में पहली आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन कहां पे किया गया? चेन्नई में किया गया, ध्यान रखिएगा। ये आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन क्यों किया गया, याद रखिएगा, ये जो सदस्य देश हैं और भारत है, ये क्रूज को क्या है, बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना। अब देखिए थोड़ा सा चेन्नई के बारे में भी यहां पे देख लेते हैं। चेन्नई याद रखिएगा एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। यहीं पे आपको मरीना बीच भी मिलेगा, मरीना बीच, यहां पे क्या मिलेगा, मरीना बीच भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। चेन्नई का पहले का नाम क्या था, मद्रास, ठीक है, चेन्नई का पहले का नाम क्या था, मद्रास, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शासन किया था, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। और यहीं पे एक चीज और याद रखना, चेन्नई एक बंदरगाह है, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पे एन्नोर भी बंदरगाह है, पास में ही, यहीं तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ आता है, तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु नाडु में आता है। और ये याद रखिए, यहीं पे एक बंदरगाह है एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह भी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, साइड में ही देख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन हम इसको साइड में देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे तमिलनाडु का यहाँ पे मैप बनाता हूं ताकि आपको एक चीजें याद हो जाए। जैसे ये है तमिलनाडु, ये क्या है, तमिलनाडु, समझिएगा बात को, ये क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की सीमा किससे किससे लगती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तमिलनाडु की सीमा इधर से लग रही है केरला से, इधर किससे लग रही है, केरला से, तो केरल। इधर लग रही है तमिलनाडु की सीमा कर्नाटका से, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इधर किससे लग रही है, ध्यान रखिएगा, इधर लग रही है आंध्र प्रदेश से। तो तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हो गए, इधर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहीं पे याद रखिएगा पुडुचेरी भी है, किसकी, जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पे पुडुचेरी भी है, याद रखिएगा। और कराईकल भी है, ठीक है ना, पुडुचेरी याद रखिए, पुडुचेरी और कराईकल, कराईकल। जबकि माहे जो है, जो पुडुचेरी का, वो कहां है, केरल में है। और यानम किस में है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज, क्योंकि पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ चीजें और देखेंगे, यहाँ पे लगे हाथ आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्टैटिक्स भी कवर करेंगे। यहीं पे आपको मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी याद रखना भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये नीलगिरी पहाड़ी जो है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और इसकी सर्वोच्च चोटी डोडो बेट्टा, डोडो बेट्टा, सर्वोच्च चोटी क्या है, डोडो बेट्टा। ये भी आपको ध्यान रखना। अब एक पॉइंट और याद रखना, नीलगिरी हिस्सा किसका है, क्या पश्चिमी घाट का कि पूर्वी घाट का, तो आपको याद रखना ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नीलगिरी किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। अब एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, नीलगिरी में करंट में चर्चा में था नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर कहां पे पाया जाता है, याद रखिएगा, नीलगिरी तहर याद रखिएगा कहां पे, ये नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। और यहीं पे नीलगिरी वाले क्षेत्र में 16 वन भी पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, 16 वैसे बोलते हैं, 16 वन भी पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। कुछ चीजें और यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे देखो ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का ये पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, और ये कोरोमंडल तट में ये याद रखिएगा बहुत सारी नदियां यहाँ पे, जैसे बैगई हो गई, ठीक है, कावेरी हो गई, यहाँ पे अपना डेल्टा ये बनाई है इस चीज, क्योंकि ये कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु से होते हुए कहाँ पे बनाती है, यहीं पे कोरोमंडल के तट पर क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। और ये कोरोमंडल तट में एक चीज और ध्यान रखना, ये कोरोमंडल याद रखना चक्रवात से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात आते रहते हैं, और इस वाले बेल्ट में बंगाल की खाड़ी में अगर देखा जाए तो कोरोमंडल चक्रवात से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, चक्रवात से प्रभावित। और याद रखना यही कोरोमंडल 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। 2004 में यहीं पे सुनामी आया था, ध्यान रखिएगा, सुनामी आया था और ये प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट में याद रखना लौटते हुए मानसून से अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। कैसे, उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। और इसी तट पे मतलब तमिलनाडु के बहुत सारे हिस्से में याद रखिएगा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, और इस कारण वहां पे ठंडी में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और ये भी क्षेत्र कोरोमंडल का तट भी काफी उपजाऊ है। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। अब कुछ चीजें और यहीं पे देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए सारी चीजें। जैसे ये है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीजें देखते हैं, जैसे ये हम आपको मैप में यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखें कुछ पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे जावदी पहाड़ी, जावदी, ठीक है, जावदी पहाड़ी, ठीक है, सेबराय पहाड़ी, सेबराय पहाड़ी, ठीक है, सिरुमलाई, ठीक है, और यहीं पे पंचमलाई, पंचमलाई। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, सिरुमलाई और पंचमलाई, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे चोल, चेर, पांडे ये लोग भी शासन किए, साथ ही यहाँ पे चोल थे और पल्लव लोग थे। पल्लव के यहाँ पे कांचीपुरम देखा जा सकता है, यहीं पे कांचीपुरम मंदिर है, याद रखिएगा। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है चोलों द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, यहीं पे चोलों द्वारा निर्मित बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बृहदेश्वर मंदिर है। दूसरी चीज यही, ये किसके द्वारा, चोलों द्वारा निर्मित है, चोलों द्वारा निर्मित। ठीक है, और यहीं पे याद रखना कांचीपुरम, कांची है, कांची जो किसका है, पल्लवों का यहाँ पे शासन था, और यहाँ पे पल्लव लोग काफी मंदिरों का निर्माण किए थे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे तमिलनाडु की देखें, विधानसभा सीट कितनी है, 234, विधानसभा सीट कितनी है, 234। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना, कितनी है, 234। यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, सीएम यम के स्टालिन, यम के स्टालिन। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, सीएम कौन है, यम के स्टालिन है। दूसरी चीज यहीं पे हम देखें राज्यपाल कौन है, एन रविंद्रन, राज्यपाल कौन है, एन रविंद्रन, रविंद्रन। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे तमिलनाडु की कुछ बात करें, यहाँ का प्रमुख त्योहार है जैसे जल्लीकट्टू। क्या है यहाँ का प्रमुख त्योहार, याद रखिएगा। यहाँ के अगर हम त्योहार की बात करें तो जल्लीकट्टू, अलग कलर से मैं कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको चीजें याद होती जाए। क्या है, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। ठीक है, यहाँ का क्या है त्योहार, जल्लीकट्टू। दूसरी चीज यहीं पे पोंगल, पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, पोंगल उत्सव मनाया जाता है। यहीं पे याद रखिएगा थाई पुसम, थाई पुसम।
ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। थाई पुसम त्योहार भी यहीं पे मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू हो गया, पोंगल और थाई पुसम, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो हाल ही में पहली आसियान क्रूज वार्ता का आयोजन कहां पे, चेन्नई में किया गया। ठीक है, और हमने आसियान को समझा। आसियान की स्थापना कब की गई थी, 8 अगस्त 1967 को की गई थी, 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ, जकार्ता है, इंडोनेशिया में। इसके में वर्तमान में 11 देश हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने 11 देशों को भी देख लिया। 11 देशों को याद करने के लिए बिमला, ब्रश और कप थमाई। तो बी से याद रखी ना वियतनाम, मा से मलेशिया, ला से लाओस, ठीक ना, ठीक है ना, ब्रा से याद रखिए ब्रुनेई, ठीक है, सा से सिंगापुर, का से कंबोडिया, फा से फिलीपींस, था से थाईलैंड, मा से म्यांमार, ई से इंडोनेशिया। ये सारी, और एक तिमोर लेस्ते, ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने और चीजें देखी, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो जावदी, सेबराय, सिरुमलाई, पंचमलाई, ये क्या है, तमिलनाडु की पहाड़ियां। साथ ही यहाँ पे एक पहाड़ी और याद रखिएगा, पालनी। कौन सी, पालनी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहीं पर अगर हम बात करें तो यहीं पे कांची है, यहीं पे बृहदेश्वर मंदिर है, यहीं पे एक मीनाक्षी टेम्पल, याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर। कौन सी, मीनाक्षी मंदिर भी है यहीं पे मदुरई में। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। इसी के पास पूर्व में अगर देखा जाए तो कोरोमंडल तट है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मतलब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे यहाँ के नेशनल पार्क की भी बात कर लें, तो यहाँ पे अगर नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं, इसी के लगे हाथ, यहाँ पे गुइंडी नेशनल पार्क है, गुइंडी। ठीक है, दूसरा वेदांतगल, वेदांतगल। ठीक है, यहीं पे याद रखिएगा, वेदांतगल के बाद मुकुरथा नेशनल पार्क। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। तो गुइंडी, वेदांतगल और मुकुरथा नेशनल पार्क है। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देख लिए हैं। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे है विशाखापट्टनम। इसको इसलिए समझना है क्योंकि अभी यहाँ पे योग दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, योग दिवस 11वां नंबर का योग दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 11वां योग दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां योग दिवस मनाया गया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल से मैं एक स्लाइड और ऐड कर दूंगा इसमें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज यहाँ पे बताएंगे। इस बात को ध्यान रखना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आजकल क्या होता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चीजों को करंट से लिंक करके हर चीज को पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो हर एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पूरा डिटेल में बताएंगे चीजें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी रिकॉल होती चली जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 11वां योग दिवस। ठीक है, ठीक है, और इसकी थीम याद रखना। इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा। इसकी थीम हम आपको बताते हैं, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं थीम। इसकी थीम है वन अर्थ। इसकी थीम याद रखिएगा, थीम वन अर्थ, अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। पहली बार योग दिवस 2015 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में। अब कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 21 जून को। कब, 21 जून को। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम सारे पॉइंट को कवर कर लिया। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। थोड़ा सा हमें छोटा करके इसको लिखना पड़ेगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मिल जाएं और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज मिल जाए। देखो, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां स्थापित किया गया। ये ग्रीन डाटा सेंटर क्यों स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या। भारत का पहला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पहली चीज रहती है, भारत हो गया है, या मध्य प्रदेश में है, या अंतरराष्ट्रीय लेवल में पहली चीज है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। ये
ग्रीन डेटा सेंटर का स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, साइबर हमलों को रोकने के लिए, साइबर हमलों को रोकने के लिए और भारत के डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, भारतीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना। ये भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, ये स्थापित किया गया है गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां पड़ता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कहां पे स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए यहां पे हम थोड़ा सा कुछ चीजें स्टैटिक इसके कवर कर लेते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मध्य भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। यह 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। देखें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। 8 राज्य, किससे, 8 राज्य से ये सीमा साझा करता है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता। 8 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गया, दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट याद रखिएगा 403 है। कितनी है, यहां पे विधानसभा सीट कितनी है, 403 है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे विधानसभा सीट कितनी है, 403। लोकसभा भी याद रखिए लीजिए, यहां की लोकसभा सीट कितनी है, 80 है। जबकि राज्यसभा यहां की याद रखिए, राज्यसभा यहां पे है, याद रखिए 31। जबकि तमिलनाडु में मैंने राज्यसभा आपको शायद नहीं बताया था, बता देता हूं, तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितनी है, 18 है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीज ध्यान रखना। अब यहाँ के सीएम कौन है, याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ। और इनका वास्तविक नाम आप किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इनका वास्तविक नाम अजय विष्ट है, अजय विष्ट है। वास्तविक नाम क्या है, याद रखिएगा, कभी आपके सामने दिख जाए, आप वास्तविक नाम याद रखिएगा, नाम अजय विष्ट है, अजय विष्ट, ठीक है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे हम देखें, यहां के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल, आनंदीबेन पाटिल, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। अभी ही हाल ही में याद रखिएगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। और प्रयागराज में क्या की अभी हुआ है, याद रखिएगा, प्रयागराज में अभी हुआ है, इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ, ध्यान रखिएगा। और ये कितने साल बाद आया था, 144 साल बाद, ये भी आपको याद रखना, 144 वर्ष बाद आया था, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ चीजें यूपी के स्टेटिक्स को भी कवर कर लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी किन किन चीजों में प्रथम स्थान पे है, अगर हम देखें कि यूपी किस किस चीज में उत्पादन में प्रथम स्थान में, तो ये आलू के उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। दूसरा यहां पे हम बात करें, गेहूं के उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। तीसरा यहां पे हम देखें, गन्ना के उत्पादन में प्रथम है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। चौथा यहां पे आपको देखना है, याद रखना, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो आलू, गेहूं, गन्ना और दूध, ये चारों के उत्पादन में
क्या है, उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे गंगा यमुना का मैदान है और ये गंगा यमुना का मैदान जो है जलोढ़ निक्षेप से आच्छादित है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ देखने को मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, कुछ चीजें और याद रखिएगा। यहीं पे आगरा है, यूपी में ही आता है आगरा, और आगरा में क्या है, ताजमहल है, ताजमहल। ठीक है, इस बात को भी आप, यहीं पे आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये भी आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी है। और यूपी में ही याद रखिएगा, बनारस के पास याद रखिएगा, बनारस में क्या है, यहाँ पे बनारस में याद रखिएगा काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कहाँ है, बनारस में, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहीं पे बनारस में ही याद रखना, गौतम बुद्ध ने सारनाथ के समीप गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, यहीं पे सारनाथ भी है, सारनाथ। इसे ऋषिपत्तन नगर भी बोला जाता था, ऋषिपत्तन नगर, ऋषिपत्तन नगर भी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट। तो सारनाथ कहाँ है, यहीं यूपी में आता है। एक चीज और याद रख लीजिए, यहाँ पे कानपुर, और कानपुर याद रखना चमड़ा लेदर उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेदर उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसे याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। ये भी आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी चीजें लगातार व्यवस्थित तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ये सारी व्यवस्थित चीजें हम लोग यहाँ पे करते चले जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीएसटी की कौन सी नंबर की वर्षगांठ मनाई गई? पहले तो ये याद रखना कि जीएसटी की वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाती है, 1 जुलाई को। क्यों मनाई जाती है, याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू किया गया, पूरे भारत में जीएसटी। ठीक है, अब देखो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को अपनाया गया, याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। (2016) लेकिन विधेयक कौन सा था, 122वां। विधेयक कौन सा था, याद रखिएगा, 122वां। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, विधेयक कौन सा था, 122वां। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो जीएसटी अगर हम बात करें, इसमें कर 5 तरह के लिया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीएसटी 3 तरह के हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और ये स्टेट जीएसटी है, सीजीएसटी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। जीएसटी का अगर जन्मदाता की बात किया जाए, जीएसटी का उद्भव कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, जीएसटी का उद्भव याद रखना, इसका जन्मदाता कौन माना जाता है, फ्रांस देश को माना जाता है। ठीक है, ठीक है,
फ्रांस देश को माना जाता है। और ये किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है केलकर समिति की सिफारिश पर, केलकर समिति की सिफारिश पर। और ये जीएसटी का संचालन कौन करता है? जीएसटी परिषद। कौन करता है? जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा। और जीएसटी परिषद का याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कौन? वित्त मंत्री। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका संविधान में कहां पे उल्लेख है? अनुच्छेद 279A। ठीक है, जीएसटी परिषद की चर्चा की गई है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित सारे नियम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। तो अभी कौन सी नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? 8वीं नंबर की। कौन सी नंबर की? 8वीं नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो आपको जीएसटी के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में जीएसटी की कौन सी नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? याद रखिएगा, 8वीं नंबर की मनाई गई है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 प्रकार के कर, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे अपनाया गया, ध्यान रखिएगा। और विधेयक कौन सा था? 122वां था। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये इसका संचालन कौन करती है? जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा, जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, याद रखना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपसे कहे कि नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें बनाया गया है, क्या नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें बनाया गया? ये अधिकारी की बात हो रही है, ना कि आयुक्त की बात हो रही है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? संजीव झा बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अभी सुखबीर सिंह थे, सुखबीर सिंह के स्थान पर संजीव झा को बनाया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इंपॉर्टेंट है। लेकिन मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नए बने हैं। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी, निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? याद रखिएगा, यहां पे याद रखें, मनोज श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव। अब एक चीज और याद रखना, अभी भारत के भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हुए हैं, 26 नंबर के। ये भी याद रखना। ये कौन से नंबर के हैं? याद रखिएगा, 11वें नंबर के हैं। ये 11वें हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मनोज श्रीवास्तव याद है। लेकिन वहां पे जो भारतीय लेवल पे है, वहां पे पूछता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी याद रखिए, क्योंकि अभी चेंज हुए हैं कुछ समय पहले। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। और किस नंबर के हैं? 26 नंबर के हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लें। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि यहां पे मध्य प्रदेश की चर्चा की गई है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। पहले निर्वाचन आयुक्त यहाँ पे देख, ये मनोज श्रीवास्तव याद रखिएगा, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अब यहां पे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना याद रखना 15 फरवरी 1994 को हुआ।
ठीक है। और इसका संविधान किस संविधान, कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 243 के, अनुच्छेद 243 के। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो 243 के में उल्लेख है। अब एक चीज और ध्यान है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या रहता है? स्थानीय निकाय के चुनावों का आयोजन करवाना, ना कि लोकसभा, ना कि विधानसभा। ध्यान रखिए, लोकसभा और विधानसभा भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, यहां पे याद रखना, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसमें सदस्य एक ही सदस्य है, ध्यान रखिएगा। जो कि भारत में क्या है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्यकाल याद रखिएगा, यहाँ पे कार्यकाल 666 है। क्या है? कार्यकाल याद रखिएगा, यहाँ का कार्यकाल 666 है। याद रखिए, गलती से 665 मत करिएगा। कितना है? 666। क्योंकि बसंत प्रताप जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका कार्यकाल 666 था। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना। अब यहाँ पे और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अनुराग जैन, अनुराग जैन कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कहाँ के? मध्य प्रदेश के, मुख्य सचिव एमपी। ठीक है। संजीव सचदेवा, ये अभी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लेकिन कार्यवाहक हैं। अभी याद कर लीजिए, संजीव सचदेवा, संजीव सचदेवा ये कौन है? याद रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कहां के? मध्य प्रदेश के। जस्टिस सुरेश कुमार कैत रिटायर हो चुके हैं, उनके स्थान पर ये आए हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कोलेजियम पद्धति के आधार पर होती है। ठीक है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। किस आधार पर होती है? कोलेजियम प्रणाली। ये भी याद रखना है, कोलेजियम पद्धति पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले, यहां के डीजीपी कौन है? अभी ही डीजीपी भी बने हैं, याद रखिएगा। डीजीपी, डीजीपी याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिए, कैलाश मकवाना जी हैं। कौन बने हैं? कैलाश मकवाना। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कहां के? मध्य प्रदेश की बता रहा हूं। कहां के? मध्य प्रदेश की, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश यहां पे टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में ही चर्चा हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त याद रखिएगा, विजय यादव। विजय यादव। ठीक है, कौन है? विजय यादव, याद रखिएगा। और यहां पे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता भी ध्यान रख लें। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह। ठीक है, कौन है? मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है, और मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। चले आगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, किस अध्यक्ष का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे सीबीडीटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीबीडीटी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी स्थापना याद रखिए, इसके लिए एक्ट आया था 1963 में, लेकिन ये इसकी स्थापना कब हुई थी याद रखना, 1964 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब एक चीज याद रखना, ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है। किसके अधीन, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन, राजस्व विभाग के अधीन आता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किस अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो याद रखिएगा रवि अग्रवाल जी का, ठीक है ना। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल, ठीक है ना। रवि मतलब सूर्य, इनके याद रखना ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तुहिन कांत पांडे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माधवीपुरी बुच के स्थान पर आए। माधवीपुरी बुच कौन थी, सेबी की चेयरमैन थी, अध्यक्ष थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे तुहिकांत पांडे, कौन, तुहिकांत पांडे सेबी के प्रमुख बनाए गए हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी के प्रमुख। इसकी स्थापना कब की गई थी, सेबी की स्थापना यहीं पे लगे हाथ देख लीजिए 1988 में। कब की गई थी, 1988 में। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, वैधानिक इकाई कब दिया का दर्जा कब दिया गया, 1992 में, वैधानिक इकाई का दर्जा, ठीक है, ठीक है। ये शेयर मार्केट से संबंधित, शेयर से संबंधित कानून बनाता है, नियम बनाता है, शेयर संबंधी नियम बनाता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, शेयर संबंधी नियम बनाता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार, ये डॉक्टर अजय कुमार प्रीति सूदन की जगह, प्रीति सूदन कौन थी, यूपीएससी की अध्यक्ष थी, तो डॉक्टर अजय कुमार याद रखना यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अजय कुमार याद रखिएगा, ये क्या बने हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, इस बात। और यूपीएससी का भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान है, भाग 14, आर्टिकल अनुच्छेद 315 से लेके 323, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। संजय मूर्ति कौन बने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैग के प्रमुख बने हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल, याद रखना। सीएजी के प्रमुख बनाए गए हैं, कौन, संजय मूर्ति। मैंने इस तरह ऑप्शन ही रखे हैं ताकि आप तकलीफ में ना जाओ, और ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संजय मूर्ति ये सीएजी के प्रमुख बने हैं। ज्ञानेश कुमार बता ही दिया हूं कि मध्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, कौन, ज्ञानेश कुमार। इसी तरह यहां पे एक चीज और याद रखना, यहां पे आपको नाम याद रखना है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के प्रमुख बने हैं, आरबीआई के गवर्नर बने हैं, सॉरी गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, ये भी याद रखो, अभी जस्ट बने हैं इसलिए सारे बता देता हूं। 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश भारत के बी.आर. गवई, मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना की जगह आए हैं, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश बी.आर. गवई, बी.आर. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति मूर्ति बी.आर. गवई, बी.आर. गवई, ये भी पॉइंट आपको ध्यान। और किस नंबर के हैं, 52 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे, हीरालाल जेकानिया,
पहले कौन थे याद रखिएगा, पहले हीरालाल जे कानिया हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चले आगे। चर्चा में मध्य प्रदेश के किस खनिज को हाल ही में जीआई टैग देने की बात किया जा रहा है? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग का मतलब होता है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, क्या जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए जीआई टैग एक्ट कब आया? 1999 में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब आया? 1999 में। ये चीज थोड़ा नॉर्मल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हाल ही में किसे जीआई टैग देने की बात चल रही है, अभी मिला नहीं है, ये न्यूज में है, खबर में है। तो ये जीआई टैग देने की बात किसी चीज की चल रही है, याद रखना, छतरपुर के हीरे, पन्ना के हीरे, सतना के हीरे, जबलपुर, क्योंकि तीनों जगह हीरे पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, पन्ना के हीरे को जीआई टैग देने की बात चल रही है। कहाँ के हीरे को? पन्ना के हीरे को जीआई टैग की देने की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? पन्ना के हीरे के, तो याद रखिएगा। अब पन्ना में कहा? हिनौता खदान है, ध्यान रखिएगा, और मझगवा, मझगवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पन्ना में कहा हीरा उत्खनन होता, किस खदान से? हिनौता और मझगवा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जबकि छतरपुर में याद रखना अंगोर, देवभोर, देवभोर और बक्सवाहा के जंगल, बक्सवाहा, ये खदान पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। बक्सवाहा के जंगल से क्या है? हीरे का उत्खनन किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। जो पन्ना के हीरे है ना, किम्बरलाइट पाइप से निकाला जाता है। कहां से? किम्बरलाइट पाइप से, किम्बरलाइट पाइप से, पाइप से, ये भी याद रखना। और किस नदी के तट पर? किलकिला नदी के तट पर, किलकिला, ये भी आपको ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि करंट में है, किलकिला नदी के तट से निकाला जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को हीरा नगरी भी बोला जाता है। हीरा नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पन्ना में बहुत ज्यादा हीरा है, याद रखिएगा, और एकाधिकार है। ठीक है, और पन्ना कहाँ था? मध्य प्रदेश में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज और ध्यान, हीरा कैसा? अधात्विक खनिज है, धात्विक नहीं है, इस बात को है, नॉन मेटलिक है, अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। अब कुछ आपको डेटा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट खनिज से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ये देखा। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2025 के आधार पर बता रहा हूं, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बता रहा हूं। हम लोग हीरा, मैग्नीज, हीरा, मैग्नीज, तांबा, इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पे हैं। इन तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, इन तीनों के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं। जबकि याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, चूना पत्थर, पहले हम चूना पत्थर में तीसरे स्थान पर हो गए थे, लेकिन 25 के आधार पर चूना पत्थर में हम दूसरे स्थान पर हैं। चूना पत्थर में अब सेकंड में पहुंच गए हैं, पहले तीसरे नंबर पे आ गए थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। और यहां पे और एक चीज याद रखिएगा, बॉक्साइड, बॉक्साइड और लोहा, ये दोनों में हम लोग छठवें नंबर पे हैं। मध्य प्रदेश बॉक्साइड और लोहा के उत्पादन में देश में छठवें नंबर पे है, याद रखिएगा। जबकि हीरा, मैग्नीज और तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये पूछा जाता है। और एक और ध्यान रखिए, कोयला, कोयला उत्पादन में हम चौथे नंबर पे, कोयला उत्पादन में चौथे नंबर पे। कैसे याद रखेंगे? कोयला को पढ़ो, कोल, COAL, 1 2 3 4, 4 शब्द हैं, तो फोर्थ याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद, हीरा, मैग्नीज याद रखिएगा और तांबा, इन तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जबकि बॉक्साइड और लोहा
छठवें नंबर पे है, बक्साइट और लोहा में हम लोग छठवें नंबर पे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जबलपुर में याद रखिएगा मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है, जबलपुर में मुख्य रूप से लोहा, और यहीं पे संगमरमर भी पाया जाता है, संगमरमर, क्योंकि यहाँ पे भेड़ा घाट है, ठीक है, सफेद संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चले आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के भाजपा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपी नड्डा भारत के भाजपा के अध्यक्ष हैं, याद रखिए, याद रखिएगा। तो जेपी नड्डा को भी मतलब अब नए अध्यक्ष वहां पे भी बनने की बात चल रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भाजपा के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, हेमंत खंडेलवाल। ये बैतूल विधानसभा से हैं। कहां से, बैतूल विधानसभा के, बैतूल जिले के अंतर्गत आते हैं, वहां से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और ये पूर्व सांसद भी रहे हैं। क्या, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, और ये क्या है, वर्तमान में विधायक भी हैं। क्या, विधायक, ठीक है, और ये पूर्व सांसद, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। जीतू पटवारी कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। इनको कप्तान बोला जाता है, मतलब जो भी अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उमंग सिगार कौन है, ये इनका याद रखिएगा, धार के गंधवानी सीट से हैं, धार के गंधवानी सीट से, गंधवानी सीट से, याद रखिएगा। और ये क्या है, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। गोपाल भार्गव कौन थे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य होते हैं या अस्थायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब नई विधानसभा आती है, जैसे इधर विधानसभा केंद्रीय स्तर पर लोकसभा की बात करेंगे, तो नई विधानसभा चाहे हो चाहे लोकसभा हो, उसमें याद रखिएगा नए प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं सदस्यों में से, वो भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सदस्य, ये याद रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर भी याद रखिएगा, वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हैं, कृषि मंत्री रहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और ये विधानसभा अध्यक्ष। और ये इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था, याद रखिएगा, दिमनी, और दिमनी कहां है, मुरैना, ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो याद रखिएगा 2 आर्टिकलों में उल्लेख है। अगर वहां पे हम बात किया जाए, जो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, तो अनुच्छेद 95, जबकि यहां पे हम बात करें विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, तो अनुच्छेद 180 में, ठीक है। इस चीज को भी अनुच्छेद 180 1 में, ठीक है, और यहाँ पे 95 1 में, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना। चले आगे। और आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री भी कौन है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और हाँ, दक्षिणी उज्जैन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ें। मोहन यादव जी लगातार कार्य कर रहे हैं। चलो यहाँ पे शायद 2 बार हो गया क्या, अच्छा एक, हाँ ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय किस जिले में सर्वाधिक है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किस जिले में सर्वाधिक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बताएंगे आपको। अगर हम यहाँ पे देखें, हाल ही में मध्य प्रदेश में जिला घरेलू उत्पादन के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय किस जिले में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा इंदौर में है, प्रति व्यक्ति आय इंदौर में है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और हम एक चीज और बताते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक अगर योगदान है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र में योगदान की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक योगदान,
प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका? कृषि का है, याद रखिएगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं लगभग 71%, याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव और प्रचलित भाव पर कितना है? 2025 की इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर मैं यहाँ पे बता रहे हैं, जो अभी आई इकोनॉमिक सर्वे उसके आधार पर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा। यहाँ पे कितना है? स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर। स्थिर भाव पर 70,000 है और 70,334 है, लेकिन 70,000 आप याद रख सकते हैं। और इसमें प्रचलित भाव पर 1,52,615 है, आप 1,52,000 याद रखिए। 1 लाख ये पूछा जाता है 52,000, बाकी इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पे इंदौर में एक चीज याद रखना, वित्त विकास विभाग है, वित्त विकास विभाग, ठीक है। दूसरी चीज यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। इसी को इंदौर को खेल राजधानी भी बोलते हैं, खेल राजधानी, इसी को बोलते हैं मिनी मुंबई, मुंबई। यहाँ का अगर जीआई टैग की बात करें तो चमड़े का खिलौना, चमड़े का खिलौना, खिलौना, ठीक है। यहाँ पे हम जीआई टैग की बात करें, यहाँ पे जीआई टैग की बात करें तो क्या? चमड़े का खिलौना, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। और इंदौर जो होता था है होलकरों का क्षेत्र था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होलकरों ने यहाँ पे शासन किया था, इस बात को याद है। ये मध्य भारत के अंतर्गत आता है, किस के अंतर्गत? मध्य भारत, और मध्य भारत याद रखिएगा पार्ट बी के अंतर्गत आता था, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे जैसे भोपाल मिलेगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हम उसको विधिवत तरीके से आगे चलकर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ भी चीजें छूटेगी नहीं, चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हम आपको ये जनसंपर्क विभाग की सारी चीजें लाए हैं। आज लैपटॉप मिलेगा, आज 4 जुलाई है। देखो, शिक्षा से संवर रहा मध्य प्रदेश का भविष्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, जो विद्यार्थी 75% लाएगा उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा क्या? लैपटॉप क्रय हेतु मिलेंगे 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के खाते में राशि होगी अंतरित। तो याद रखना, जो 75 या 75% से ऊपर लाए हैं विद्यार्थी, उनको कितनी राशि दी जाएगी? 25,000। वैसे इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 2010 से ही हो जाती है। अगर कभी पूछे कि मेधावी विद्यार्थी को लैपटॉप वितरण योजना कब से शुरू की गई थी? 2010 में, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। 2023 में स्कूटी वितरण भी आई थी योजना, इस चीज को भी आपको ध्यान, शहडोल से लाई गई थी। चलो आगे आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो कितनी राशि दी जाएगी ये पूछा जाता है, 25,000 राशि। आगे बढ़ते हैं। कृषकों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश, याद रखना ये जनसंपर्क विभाग का है, साइड से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये सरकारी साइड है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में दलहन उत्पादन में देश में प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दलहन उत्पादन है, पल्सेस में याद रखिएगा, हम मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दलहन में देश में प्रथम। और खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे याद रखोगे? एक बार आप सुबह खाओगे, एक बार शाम को खाओगे, तो 2 ही बार खाना, 3 बार मत खा लेना। खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान है, इस बात को भी याद रखना। ता से तिलहन, ता से तीसरा, ता से तिलहन, ता से तीसरा, और तिलहन उत्पादन में तीसरा। इसी लगे हाथ यहाँ पे और देख लीजिए। गेहूं उत्पादन में हम दूसरे हैं स्थान पर, गेहूं उत्पादन में दूसरा, सेकंड। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम, ये भी आपको ध्यान रखना है। चना उत्पादन में प्रथम, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अलसी उत्पादन में प्रथम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। चले आगे। हाँ, एक चीज और याद रखना, दुग्ध उत्पादन में हम तीसरे नंबर पे हैं, दुग्ध उत्पादन में थर्ड नंबर पे हैं। ये सारे के सारे आपको नोट्स बना लेना है, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। चले आगे। खेल खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। देखो, अभी राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृत दिया गया। क्यों दिया गया, उसका रीजन है राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देने के लिए। और अभी 2036 में भारत में क्या होगा, ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब, 2036 में। अभी कहां हुआ था, 2024 में पेरिस में। ठीक है, और